अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल इश्क बेरहम की एपिसोड 13 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 13 की तरफ चलते हैं। रमीज संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। उसकी नजरें बाहरी सड़क पर ही जमी थीं, जबकि अमारा की नजरें सिर्फ उसके वजीह चेहरे का तवाफ कर रही थीं। सुर्खो सफेद रंगत, कसरती जिसामत, नीली आंखें, सतूनाक उनाबी लब जो बाहम पेवस्त थे, कुशादा पेशानी जिस पर ब्राउन बाल बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। अमारा का शिद्दत से दिल चाहा कि वो इन बालों को अपने हाथों से संवारे, लेकिन ये ख्वाहिश ही रही थी। अमारा के दिल ने गवाही दी थी कि साथ बैठा शख्स किसी का भी दिल धड़का सकता है। वो कहती थी कि उसे साइम से मोहब्बत है, लेकिन उसने कभी साइम के लिए खुद के दिल को धड़कते महसूस नहीं किया था। लेकिन रमीज को देखकर ही उसका दिल अलग ही लय पर धड़क रहा था, या शायद ये इस वजह से भी था कि उसने उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था जो उसे आज तक उसके बाप ने भी नहीं दिया था। 8 साल की थी वो जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसके बाप ने उसे मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। दिन रात वो बस पैसा कमाने के लिए हर गलत काम करते थे। महीनों घर से बाहर रहते थे, ये भी ना सोचते थे कि एक बेटी भी है उनकी जिसको उनकी ज़रूरत है। अच्छाई और बुराई बताने वाले कोई नहीं था। जब बाप को कोई परवाह नहीं थी तो मुलाजमा क्यों उसकी फिक्र करती। वहाँ के माहौल को देखते जो उसे समझ आया उसने खुद को वैसा ही बना लिया था। पर्दा करना, अपनी हिफाजत करना तो उसे बताया ही नहीं गया था, क्योंकि कोई बताने वाला जो ना था। आज जब रमीज ने उसको कहा कि लड़की छुपी हुई अच्छी लगती है, तो उसको कासमा और जोहा का हर वक्त अपने गिर्द दुपट्टा लपेटना याद आया था। शायद लड़की की इज्जत और वकार उसके दुपट्टे उसके पर्दा करने से होती है, तभी वो खुद को छुपा कर रखती है। उसे रश्क आया था उनकी किस्मत पर जिसको पर्दे के लिए चुना गया था। मुसलमान तो वो भी थी, लेकिन सिर्फ नाम की। आज तक उसने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। वो दुनिया में गुम थी। उसने देखा था कासमा को, नुसरत बलोच को नमाज पढ़ते हुए उसके जिस्म में बेचैनी फैल जाती थी। ज्यादा देर वो देख नहीं पाती थी। वो बुरी थी, बुराई में पूर डूबी हुई। क्या कभी कोई इस मोहब्बत को पाता? क्या वो किसी की मोहब्बत के लायक थी? नहीं, वो नहीं थी। उसे तो उसके बाप ने ही अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था, तो कोई और उसे क्या मोहब्बत करता। ग्रे आंखों से आंसू टूटकर रुखसार पर गिरे थे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लो, रमीज ने एक ढाबे के आगे गाड़ी रोकते कहा। तो अमारा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा जो मोबाइल में मसरूफ था। उसके जवाब ना देने पर रमीज ने उसकी जानिब देखा तो उसकी रोई आंखों को देख कर उसको परेशानी हुई थी। उसके चेहरे पर नजरें मरकूज किए उसने अपनी कोई बात याद करने की कोशिश की थी जो उसके रोने का सबब बनी हो, लेकिन उसने तो उस कोई कलाम नहीं किया था। फिर क्यों रोई थी? रमीज ने पेशानी मसलते सोचा। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? देखो अमारा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अगर भूख लगने की वजह से रो रही हो तो यहाँ से खाना खा लो, लेकिन खुदारा ये रोना तो बंद करो। रमीज उसकी आंखों को मुसलसल बरसते देख बेचैनी से बोला था। हाँ, नहीं कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अमारा उसे नजरें चराते बोली तो रमीज की पेशानी पर बल पड़े थे। वो बिना कुछ कहे गाड़ी से निकलता ढाबे की तरफ जा रहा था जब अमारा की आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर किया था। वो ठटक कर पलटा। अगर यहाँ पास्ता मिलता है तो वो लेना, वरना सिर्फ एक चाय का कप ही। अमारा खुद को कंपोज कर चुकी थी, इसलिए आंखें पिटपिटाते मासूमियत से बोली थी, जबकि रमीज को इस वक्त खुद से वेटर वाली फीलिंग आ रही थी। वो दांत खिचखिचाते अंदर की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में सिर्फ चाय का कप ही था, जिसको वो अमारा की जाने बढ़ा चुका था, जिसको अमारा ने मुस्कुराते थाम लिया था। 1 घंटा मजीद सफर करते रमीज ने गाड़ी एक होटल के बाहर रोकी थी और अमारा को देखा था जो सीट की पोस्ट से टेक लगाए सोने में मसरूफ थी, जिसको देखते रमीज का दिल चाहा कि वो उसे उठा दे, लेकिन दिल ने फौरन नफी की थी। वो सोते हुए इतनी हसीन लग रही थी कि रमीज का दिल ही नहीं चाहा कि वो उसे उठा दे। उसकी नजरें भटक भटक कर उसके चेहरे पर जा रही थी, जिस पर झुंझलाते वो गाड़ी से बाहर निकला था, जबकि अमारा अब तक नींद के मजे लूट रही थी। रमीज ने चलते कुड़ते उसका बैग निकालकर एक तरफ रखा था और उसकी तरफ आते गाड़ी का दरवाजा खोलते जोर से बंद किया था कि अमारा हड़बड़ाकर उठी थी और नींद के खुमार से सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगी थी कि उसकी सुर्ख आंखें देखते रमीज एक पल के लिए मबहूत हुआ था। क्यों उठा दिया मुझे? इतनी अच्छी नींद आ रही थी। अमारा आंखें मसलते शिकवा किया तो उसकी मासूम हरकत उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्सा हुई थी, जिसको वो अमारा के देखने से पहले छुपा गया था। मोहतरमा, होटल के कमरे में आपको एक अदद बेड मुयस्सर होगा जिस पर सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकती हैं, तो मेहरबानी करके गाड़ी से उतर जाइए, रमीज ने भगोकर तंज किया। तो जाने का सुनकर अमारा के चेहरे पर उदासी फैल गई थी। तुम्हारे साथ सफर अच्छा रहा। मैं दुआ करूंगी कि फिर से मुलाकात हो जिसका इख्तिताम कभी ना हो। अमारा उससे बोलती उसके हाथ से अपना बैग लेकर होटल के अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि रमीज उसके लफ्जों में उलझ गया था। फिर सर झटककर गाड़ी में बैठता वहां से गाड़ी ले गया। घर चलो काजमा, या यहीं रहना है? फाइन ने काजमा को जोहा और रायका से बातें करते देख
उसे वक्त का एहसास दिलाया तो काजमा ने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। उसका जाने का बिल्कुल दिल नहीं था। वो आज यहाँ रुकना चाहती थी, जिसका इजहार वो साइम से कर भी चुकी थी। साइम, आप चले जाएं, मैं आज हवेली में ही रुक जाऊं प्लीज, आखिर में मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो साइम ने खशमगी नजरों से उसको देखा था, जिस पर काजमा एहतशाम की तरफ मदद भरी नजरों से देखा, जिस पर वो साफ कंधे उचका गया था। काजमा, तुम उठ रही हो या उठा के ले जाऊं? साइम ने धौंस भरे लहजे में कहा तो काजमा ने मुंह फुलाए उठे और अंदर गई थी। और उसके जाते ही रायका ने साइम को घुरा था। अगर वो रुक रही थी तो तुम्हें क्या मसला है? रायका ने दांत पीसते पूछा था। मसला है ना, वो असल में मुझे मेरी बीवी के बिना नींद नहीं आती, इसलिए साइम ने एहतशाम के तपे चेहरे की तरफ देखते शोक लहजे में कहा तो जोहा और रायका के कानों से धुआं निकले थे। काजमा अंदर आई तो शाहीना बलोच किचन की स्लैब से पानी का जग उठाते अपने कमरे की तरफ जा रही थीं। उसको देखते अपने कदम रोके थे, आंसू आंखों में चमके थे। इन्हें यकीन था कि काजमा उनके पास आएगी, जैसे हमेशा आती थी। उनके लाख मना करने के बाद भी वो इनको अपने करीब करने की कोशिश करती थी। काजमा अपने दिल पर जबर करती, उनके पहलू से गुजरती, अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन लाख दिल को समझाने के बावजूद भी दिल इन्हीं की जानिब लपक रहा था। शाहीना बलोच की आंखों में उम्मीद टूटी थी, अश्क रमा हुए थे। वो हार रही थी, अपनी बेटी की इतनी सी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाई थी, जिसने 18 साल उनकी बेइतनाई बर्दाश्त की थी। माँ काजमा से जब मजीद ना रहा गया तो वो उनके सीने से लगते इन्हें पुकार गई थी। उसकी पुकार में इतनी तड़प देखते शाहीना बलोच का दिल छलनी हुआ था। वो जग रखते उसको अपने सीने में भेज गई थी। बचपन के बाद आज माँ के लम्स को महसूस करते काजमा की आंखों से गर्म स्याल बह रहा था। माँ, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं इतनी बुरी तो नहीं थी, मैंने तो नहीं मारा था बाबा को, फिर क्यों आपने मुझे इतनी सजा दी? काजमा ने उनके हाथों को लबों से लगाते शिकवा किया तो शाहीना बलोच ने फिर से उसे गले से लगाया था। काजमा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी जान, मैं मजबूर थी। मुझे लगता था कि तुम्हारे बाबा की जान तुम्हारी वजह से चली गई है, इसलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया। लेकिन बेटा, मैं मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, मुझसे खफा ना हो। उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामे वो रोते हुए अपनी वजाहत दे रही थी। माँ, आप फिर से तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी ना? उनकी आंखों में देखते आस भरे लहजे में पूछा तो शाहीना बलोच नफी में सर हिलाते उसके माथे पर अपना ममता भरा लम्स छोड़ गई थी, जिस पर सुकून की लहर उसकी रगों पे में सराइक कर गई थी। काजमा, क्या अब चले हम घर? साइम, जो काजमा के आने पर उसके पीछे आया था, उसे शाहीना बलोच के साथ गिले शिकवा करते देख वो वहीं रुक गया था। अपनी जिंदगी को खुश होते देख साइम पुरसुकून हो गया था। 18 साल अपनी माँ की बेरुखी सहन करते आज शाहीना बलोच काजमा की सिर्फ चंद घंटों की बेतनाई के आगे हार गई थी। साइम की आवाज पर काजमा और शाहीना बलोच ने उसकी तरफ देखा तो काजमा ने इस बात में सर हिलाया था, जबकि शाहीना बलोच सपाट तासरा चेहरे पर सजाए उसे देख रही थी, जिसको महसूस करते काजमा ने इनके दोनों हाथों पर दबाव देते उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई थी। माँ, साइम बेकसूर है, उनके लिए अपने दिल से बदगुमानी निकाल दें। काजमा की आवाज पर साइम के कदम ठटक कर रुके थे, जबकि शाहीना बलोच ने गिंग चेहरे के साथ काजमा को देखा था, जिसने उनके देखने पर इस बात में सर हिलाते इन्हें यकीन दहानी करवानी चाहिए थी। क्या मतलब काजमा? शाहीना बलोच ने कपकपाती आवाज में पूछा तो काजमा ने एक नजर साइम को देखा था, जिसने नफी की थी, मानो इसे बताने से रोकना चाहता हो, लेकिन काजमा उसकी बात नजरअंदाज करती शाहीना बलोच को सब कुछ बता गई थी कि किस तरह क्रिस्टी ने साइम को हासिल करने के लिए उस पर बहतान लगाया था। जो हकीकत साइम ने इन्हें बताई थी, आज वही हकीकत उनकी अपनी बेटी के जरिए फिर से उनके सामने आई थी। अपनी गलती याद करते उन्होंने आंखों में नमी लिए साइम को देखा था, जो मुस्कुराता उनके हाथ थामता लबों से लगा गया था। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा भला कहा था तुम्हें, उसके चेहरे पर हाथ रखते उम्मीद से बोली तो साइम ने उनका हाथ चेहरे से हटाते अपने हाथों की गिरफ्त में लिया था। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है माँ, औलाद से माफी नहीं मांगते। आपको माँ सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि समझा भी है, इसलिए माफी मांगकर मुझे गुनाहगार ना करें। अकीदत से उनके हाथों पर बोसा देते मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो शाहीना बलोच उसका माथा चूमा था, जिस पर काजमा के साथ बाकी सब मुस्कुराए थे। माँ, एक बात मानेंगी मेरी? काजमा ने रुशना को कमरे से निकलते हुए देखकर कहा था, जिस पर रुशना के साथ सब चौंके थे। क्या बात बेटा, कहो, शाहीना बलोच ने मोहब्बत से कहा था, जिस पर काजमा को कुछ हौसला हुआ था। आप रुशना आपू को माफ कर दें और आहद भाई और आपू की भी शादी करवा दें। रायका के साथ काजमा ने एक सांस में कहा तो वहां मुकम्मल खामोशी हो गई थी, जबकि रुशना का सांस तो मानो सीने में ही अटक गया था। शाहीना बलोच ने एक नजर रुशना को देखा था, जो नम नजरों से उनकी तरफ देख रही थी, जिस पर उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था और जिसको रुशना फौरन थामते उनके सीने से लगी थी। एहतशाम, अगर आहद को हमारी रुशना से शादी करनी है तो उसे कहें कि रिश्ता लेकर आए। शाहीना बलोच ने संजीदगी से कहा तो सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। गम के बादल छटते वहां फिर से खुशियां रक्स करने लगी थी। काजमा और साइम हवेली में दाखिल हुए तो मुल्क जैसा अंधेरा था।
वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहे थे जब काजमा ने नुसरत बलोच के कमरे की लाइट को ऑन देखते साइम को देखा था, जो सवालिया नजरों से उसके रुकने की वजह जानना चाह रहा था। साइम आप चले, मैं आनी के पास से होकर आती हूँ। काजमा उसको बोलते वहां से चली गई, जबकि साइम कुछ देर उस जगह को घूरता रहा जहां काजमा खड़ी थी। अपने कमरे में चला गया था। आनी काजमा ने नीम नवा दरवाजे से इन्हें पुकारा था, जो बेड क्राउन से टेक लगाए मुस्तरिफ सी नजर आ रही थी। काजमा बेटा आ जाओ। उसकी आवाज पर वो अपने तासरात नॉर्मल करते उसे अंदर आने की इजाजत दे चुकी थी। जो छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास बैठ गई थी। आप परेशान लग रही हैं, कुछ सब ठीक है ना? काजमा के नरम लहजे पर उन्होंने नफी में सर हिलाया था। काजमा असफन साईं पता नहीं कहाँ 2 दिन हो गए हैं आज, लेकिन उनका कुछ पता नहीं। उनके लहजे से परेशानी झलक रही थी, जबकि असफन बलोच के नाम पर काजमा के चेहरे पर सख्ती आ गई थी। आनी आप एक सवाल का जवाब देंगी मेरे? काजमा ने उनके हाथ को थामकर पूछा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। एक इंसान इतना बुरा है कि वो अपने ही भाई से हसद करने लगे और फिर वो जलन नफरत की जगह ले ले, जिस पर वो सब अच्छे बुरे की पहचान भूलकर गलत रास्ते पर चल पड़े। कोई भी बुरा काम करते वक्त उसके हाथ ना कांपे, ख्वाह वो किसी का कत्ल करवाना हो या किसी लड़की की इज्जत पामाल करना हो या फिर मासूम बच्चियों को बेजान शय समझकर इन्हें किसी और को भेज देना हो। शराब पीने महज कि वो सिर्फ शर फैलाना जानता हो। क्या ऐसा शख्स अगर लापता हो जाए तो क्या ये गलत है? काजमा ने बिना असफन बलोच का नाम लिए इन्हें सब कुछ बताया, जिसे समझकर भी वो समझना नहीं चाहती थी। अलबत्ता आंसू रवां हो गए थे। इतना वहशी रूप सुनकर काजमा इस शख्स की किसी को परवाह नहीं होगी, लेकिन इस शौहर की परवाह बीवी को होगी। नुसरत बलोच धीमी लहजे में कहते काजमा को लाजवाब कर गई थी। बेटा, एक बीवी अपने शौहर की सारी बुराइयां बर्दाश्त करती है, क्योंकि उसके पास उसके सर का साईं होता है, जो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। लेकिन औरत का साइमा होता है, उसके बगैर औरत कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिस शख्स ने इतने गुनाह किए हों उसे जीने का हक नहीं है। जो खुदा को भुला बैठा है ना, उसे खुदा की पकड़ में आना चाहिए, ताकि ये माशरा इन जैसे लोगों से पाक हो जाए। नुसरत बलोच इंतहाई सफाकी से बोली थी कि काजमा इन्हें देख के रह गई थी। बेटा, अगर बात शराब और कत्ल तक की होती ना तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बात मासूम बच्चियों की है जिनसे जीने का हक छीना गया है, और मैं जुल्म का साथ देकर खुद भी जालिम नहीं बनना चाहती। अगर असवन साईं अपने किए गए गुनाहों की सजा काट रहे हैं ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं। अगर उनकी जिंदगी में अल्लाह की तरफ से हदायत है तो इन्हें मिल जाएगी, वरना वो अपने तईन करदा वक्त पर ही इस दुनिया से जाएंगे, और मेरे आंसू मेरे शौहर की वफात पर बहेंगे, एक गुनाहगार के दुनिया से जाने पर नहीं। क्योंकि हर फिरान को मौत आती है, हर बुराई का खात्मा होता है। ये असूल अजल से है और अबद तक रहेगा। काजमा ने हैरत से इनके चेहरे की तरफ देखा था। वो वाकई में बहुत मजबूत थी, जो अपने शौहर की बुराई को झुटला नहीं रही थी। ये नहीं कह रही थी कि हम कौन होते हैं इन्हें सजा देने वाले, बल्कि वो तो इत्मीनान से कह रही थी कि हर चीज का खात्मा है। जिस तरह मदद के लिए अच्छाई फैलाने के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया में लोगों को भेजा है, इसी तरह बुराई को खत्म करने के लिए भी दुनिया में लोगों को चुना गया है। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? शाहीना बलोच ने उसे सोचों में गुम देखते उसके शाने को हिलाया तो वो सहीदी होती इन्हें देखने लगी थी। आनी, वो आग भाई किसी को पसंद करते हैं तो क्या आप उनकी शादी उस लड़की से करा देंगी? काजमा ने डरते डरते पूछा तो उनके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। किसको पसंद करता है आहद? नुसरत बलोच खुश होते हुए पूछा तो काजमा उनसे भी पुरजोश तरीके से इन्हें नाम बताया था। रुशना आपू को, और आपू भी उनको पसंद करती है। रायका की शादी हो रही है ना, तो हम चाहते हैं कि रुशना आपू की भी साथ हो। काजमा ने सारी तफसील बताई तो उसकी एक्साइटमेंट पर वो मुस्कुरा दी थी। रुशना नाम दोहराते यकीन दहानी चाहिए तो काजमा ने हाँ में सर हिलाया था। रुशना मेरे भाई की बेटी है, मुझे बहुत खुशी होगी कि वो मेरे घर की बहू बनेगी, उन्होंने मसरूर होते कहा तो काजमा ने इन्हें गले से लगाया था। बेटा, आप अब आराम कर लो, रात बहुत होगी है। नुसरत बलोच ने उसकी तवज्जो वक्त की तरफ दिलाई, जहां रात का 1:30 बज रहा था, जिस पर काजमा को साइम का ख्याल आया था। वो फौरन इन्हें शब्बा खैर कहती कमरे से निकल गई थी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख के उसने एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और हल्के से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, जहां वो बैठकर बेड क्राउन से टेक लगाए सिगरेट सुलगा रहा था, जिसको देखते उसकी पेशानी पर बल पड़े थे। वो चादर को सोफे पर फेंकती अपने कपड़े लेकर बाथरूम में बंद हुई थी। उसके कमरे में आते ही साइम ने सिगरेट को एशट्रे में मसला था, जहां पर पहले ही छोटे छोटे टुकड़े मौजूद थे। काजमा बाहर आई तो साइम हनूज उसी पोजीशन में था। वो दूसरी निगाह डाले बिना उसके पास से तकिए उठाती सोफे की तरफ बढ़ रही थी। साइम ने उसका तकिए की तरफ बढ़ा हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया था। काजमा किसी बेजान गुड़िया की तरह सीधा उसके सीने पे आन गिरी थी। कहाँ जा रही थी तुम? उसको बेड पर लिटाते खुद उसके ऊपर साया फगन हुआ तो काजमा की पलकें लर्जी थीं। कहीं भी नहीं। काजमा ने नजरें उठाते उसे देखकर जवाब दिया था, जबकि काजमा की आंखों में अपनी तलब देखते वो फौरन निगाहें झुका गई थी।
जबकि उसकी आंखों में अपनी तलब देखते वो फौरन निगाहें झुका गई थी। इतनी देर से कमरे में क्यों आई हो? साइम ने उसकी गर्दन पर नाक प्रेस करते इस्तफसार किया तो काज़मा जी जान से कांपी थी, जबकि वो उसकी हालत से अनजान उसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ रहा था। वो आनी आनी के पास वो परेशान अपने दिल के मुकाम पर उसके होंठों का लम्स महसूस करके काज़मा की आवाज़ हलक में ही कहीं दब गई थी। सख्ती से आंखें मीचे वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। तुमने इतनी दूर से इनकी परेशानी भांप ली। खुमार आलूद नजरें उसके खून छलकाते चेहरे पर टिकाए उसने बोझल लहजे में कहा था। वो असमंद। इससे पहले काज़मा अपनी बात पूरी करती साइम उसके लफ्जों का गला घोंट गया था, जबकि उसकी सारी मुज़ाहमत उसकी बाहों में दम तोड़ गई थी। एहतशाम साईं, सब कुछ ठीक हो गया ना? जोहा ने एहतशाम के सीने से सर उठाते उसे देखते लाड से कहा था, तो एहतशाम ने भी हाँ में सर हिलाते उसका सर दोबारा अपने सीने पर रखा था। आपको क्या लगता है कि माँ रुचना आपू और राहत भाई की शादी के लिए राजी हो जाएंगी? जोहा ने सोचते पूछा। तो एहतशाम ने नींद से बंद होती आंखों से अपनी बीवी को घूरा था, जिसका आज सोने का इरादा नहीं था, इसलिए अपने साथ उसको भी जगा के रखना चाहती थी। जाना, तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरे ख्याल में तो काज़मा अब तक उन्हें मना भी चुकी होगी और उन्होंने हाँ भी कर दी होगी। एहतशाम ने उसके सर में उंगलियां चलाते हुए यकीन से कहा तो जोहा उठकर बैठी थी, जिस पर एहतशाम ने अब की बार उसे गुस्से से घुरा था। अगर आप इतने यकीन से कह रहे हैं तो फिर तो हमें रायका के साथ आपू की भी शादी की तैयारियां करनी होंगी ना? जोहा ने पुरजोश होकर पूछा। तो एहतशाम ने सुर्ख होती आंखों से उसको घुरी से नवाजते उसे अपनी जानिब खींचा था। आज तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? उसके चेहरे को करीब चेहरा करते हुए पूछा था और उसकी गर्म सांसें अपने होंठों पर महसूस करते जोहा को शिद्दत से अपनी गलती का इदराक हुआ था, जबकि एहतशाम अपनी नींद खराब होने पर उसके होंठों पर झुकता सारा गुस्सा उन पर निकाल गया था। उसकी शिद्दत भरे लम्स पर जोहा तड़प कर रह गई थी, जो उसकी सांसों को अपनी दस्तरस में लेते हटना ही भूल गया था। मुजाहमत करते हाथ उसके हाथ की गिरफ्त में थे, जिस पर वो बिन आग की मछली की तरह तड़प रही थी। अपने मुंह में खून का जायका महसूस करके एहतशाम पीछे हटा था और उसके भीगे लबों को देखते दिलकशी से मुस्कुराया था। तुम्हें नींद नहीं आ रही थी और मेरी तुम पर बात कर चुकी हो, तो अब मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त करना फर्ज है तुम पर। उसकी आंखों पर मोहब्बत से लब रखते अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकते उस पर झुकता चला गया था। रमीज वापस फार्म हाउस आया तो अली को बाहर सोफे पर बैठा देख उसके पास ही बैठ गया था, जो चिप्स खाने में मसरूफ था। उसके बैठने पर अली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसको थामकर रमीज ने खुद भी खाना शुरू कर दिया था। इस वक्त उसे शदीद भूख लग रही थी, जिसका अंदाजा अली को उसके चिप्स खाने पर हो गया था, वरना वो कभी भी इस तरह से नहीं खाता। अली उठकर किचन में गया था और वहां से खाना माइक्रोवेव में गर्म करते उसके आगे रखा, तो रमीज ने उसको चिप्स का पैकेट पकड़ाते खाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ, छोड़ा है तुम अमारा को? अली ने उससे पूछा तो रमीज के गले में उसके नाम पर निवाला अटका था, जिस पर घबराते अली ने फौरन पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसको लेकर रमीज एक सांस में सारा पानी पी गया था। क्या हुआ तुम्हें? अली ने जांचती नजरों से उसे देखकर पूछा, तो रमीज ने एक नजर उसको देखा था। पता नहीं क्या हुआ है मुझे, लेकिन जब से इसको छोड़कर आया हूँ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है वो मुझे कहकर गई थी कि मैं दुआ करूंगी कि फिर मुलाकात हो, जिस सफर का इख्तिताम ना हो। इसका क्या मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा, रमीज ने झुंझलाए हुए लहजे में पूछा। मेरे ख्याल में तो तुम उसे अच्छे लग गए हो और वो तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी नज़र में तो एक शादी ही है जिसमें मुलाकात तो रोज होती है, लेकिन इसमें सफ़र का इख्तिताम नहीं होता। अली ने उसको देखते लापरवाह अंदाज में कहा, तो रमीज ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था। मेरी और अमारा की शादी? रमीज ने अपनी हैरत छुपाए पूछा, तो अली ने अस्पात में सर हिलाया। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? इतनी प्यारी लड़की मुफ्त में मिल रही है, कदर करो उसकी। अली ने घूरते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता कि उसकी बात का ये मतलब है? रमीज ने फिर से सवाल किया था। उसका दिल मान रहा था, जबकि दिमाग नफी कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि इसे क्या हुआ है, बस उसके बारे में बात करना अच्छा लग रहा था। बेवकूफ इंसान वो लड़की है, शर्मा रही होगी इसलिए तुम्हें कोड वर्ड में बताया है, अली ने सियानों की तरह कहा, तो रमीज का मुंह हैरत से खुल गया था। वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था, जब उसके कानों में फिर से अमारा के जुमले गूंजे थे, जिन्हें महसूस करके अब की बार उसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी। दोनों हवेलियों में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थीं। शाहीना बलोच ने रुशना के रिश्ते के लिए भी हाँ कर दी थी, और ऐसा मुमकिन भी ना था इतने सालों बाद उनकी बहन उनके घर आती और वो इन्हें खाली हाथ लौटा देती। जबकि दोनों हवेलियों में आना जाना एक बार फिर से शुरू हो गया था। असफंद बलोच की वजह से जो ताल्लुक टूटे थे, आज वो फिर से जुड़ गए थे, जिस पर सभी सरशार थे। मेहंदी वाले रोज ही इन दोनों का निकाह रखा गया था, जिस पर किसी को भी एतराज नहीं था। जोहा को लगता था कि नुसरत बलोच ने उसे माफ नहीं किया होगा और वो इससे खफा होंगी, लेकिन जब नुसरत बलोच ने उसको देखा था तो उसे अपने सीने से लगा के सारी नाराजगी दूर कर दी थी।
जिस पर जोहा पुरस्कुन हो गई थी। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, इस बात पर जोहा का यकीन और पुख्ता हो गया था। शाहीना बलोच और नुसरत बलोच तो चाहती थी कि जोहा और काजमा की शादी भी फिर से हो, लेकिन साइम और एहतशाम ने साफ मना कर दिया था कि जिनकी शादी हो रही है उन पर ही ध्यान दे। आज रायका और शहरोज को शॉपिंग पर जाना था, जिस पर रायका ने खूब हंगामा मचाया था कि उसने अकेले शहरोज चौधरी के साथ कहीं नहीं जाना, लेकिन उसकी रुशना ने नहीं सुनी थी। जबरदस्ती उसको तैयार किया था, जिस पर वो मुंह फुलाकर फिर रही थी। अकेला भेजना तो शाहीना बलोच भी नहीं चाहती थी, लेकिन एहतशाम के कहने पर भेज रही थी, और रायका सिर्फ ये सोच रही थी कि उनका भाई इतनी आसानी से मान कैसे सकता है। मुलाजमा ने शहरोज चौधरी के आने की इत्तला दी तो रायका अपने गिर्द चादर लपेटते बाहर चली गई थी, जहां वो इसके गाड़ी में इंतजार कर रहा था। उसके बैठते गाड़ी शहर की तरफ दौड़ा दी थी। गाड़ी में खामोशी का राज था, जिससे रायका समेत शहरोज खुद भी उकता गया था। उसने कभी अकेले सफर नहीं किया था। जब पहले इन्हें लेकर आया था तब साथ काजमा थी, जो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, और आज वो रायका के साथ आया था, जो उसकी शरीके हयात बनने जा रही थी, और इस तरह चुप बैठी थी जैसे बोल ना सकती हो। तुम बोलती नहीं हो क्या? मुंह में दही जमाकर क्यों बैठी हो? आखिरकार शहरोज इस खामोशी से तंग आते उसके ना बोलने पर टोंट कर गया था, जिस पर रायका ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा था। हाँ तो आपसे क्या बात करूं, जिसको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। पहले आप बोलना सीख लें, फिर ये फरमाइशी प्रोग्राम भी रख लीजिएगा, रायका ने तपे हुए अंदाज में कहा था। मतलब तुम कह रही हो कि मुझे तुमसे बात करने की तमीज नहीं है? जरा ये बताना मैंने तुमसे क्या बदतमीजी की है? शहरोज ने एक नजर उसके लाल होते चेहरे की तरफ देखकर कहा। हाँ तो क्या लड़कियों से इस तरह बात करते हैं कि क्या मुंह में दही जमा कर बैठी हो? रायका ने उसकी गलती बताई तो शहरोज के होंठ ओ की शेप में गोल हुए थे। मतलब तुम्हें असल गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मैंने तुम्हें यूं क्यों कहा कि तुम मुंह में दही जमा करके बैठी हो? उसने अपनी बात को तायद चाही तो रायका ने जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। अगर तुम्हें मेरा ये बोलना इतना ही बुरा लगा तो तुम बोल लेती, क्यों इतनी देर से चुपचाप बैठी थी? शहरोज ने सारा इल्जाम उसके सर डाला तो रायका ने सदमे से उसके चेहरे की तरफ देखा था। अगर आप मुझसे कुछ पूछते तो मैं आपको किसी बात का जवाब देती, और अगर मैं ज्यादा बोलती ना तब भी तो आपको मसला होना था। रायका ने अहम वजह बताई तो शहरोज ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वैसे ये आपको अचानक मुझसे शादी करने की नौबत क्यों पेश आई? कहीं आप मुझसे बदला लेने के लिए तो नहीं शादी कर रहे? रायका के बेतुके सवाल पर शहरोज ने उसकी जानिब देखा था, जैसे उसकी बात का मकसद समझना चाह रहा हो। मैं किस चीज का बदला लूंगा तुमसे? शहरोज ने संजीदगी से पूछा तो रायका ने आंखें घुमाई थीं। ये तो आपको ही पता होगा, रायका ने इंतहाई मासूमियत से जवाब दिया था कि शहरोज उसे देख कर रह गया था। ये लड़की हर दफा उसे मुख्तलिफ लगी थी, कभी इतनी बहादुर तो कभी इतनी ही बुज़दिल, लेकिन उसका धूप छांव जैसा अंदाज शहरोज चौधरी को पसंद आ रहा था। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? शहरोज ने कुछ सोचते उसे काजमा वाली बात बताना चाहिए थी, जिस पर रायका ने कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखा था। अगर वो बात आपके माजी का हिस्सा है तो मुझे नहीं जानना, क्योंकि मैं हाल में जीने वाली लड़की हूँ। माजी से मेरा कोई वास्ता नहीं। हर शख्स का एक माजी होता है, आपका भी है और मेरा भी था, इसलिए मैं हाल में रहना ज्यादा पसंद करूंगी। रायका कंधे उचकाकर बोलती सड़क पर दौड़ती गाड़ियों को देखने लगी। अगर मैं कहूं कि मैं किसी और से मोहब्बत करता था तो शहरोज ने मुतासिर करता नजरों से उसकी जानिब देखकर सवाल किया तो रायका ने भी उसे देखा था, लेकिन निगाहें मिलने पर सिटपटाकर जाविया बदल लिया था। पहले करते थे ना, और यकतरफा मोहब्बत थी, तो मुझे यकीन है निकाह के बाद मैं आपको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी। रायका मुस्कुराते हुए उससे बोलती उसकी गाड़ी रोकने पर गाड़ी से उतर गई थी, जबकि उसकी मुस्कुराहट शहरोज चौधरी की धड़कनों को अलग ही लय पर धड़का गई थी। वो खुद भी मुस्कुराता गाड़ी से बाहर निकलता मॉल में चला गया था। रायका खामोशी से बैठी थी, जबकि शहरोज ना जाने कितने जोड़े रिजेक्ट कर चुका था, जिस पर अब रायका को गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसका सर फाड़ दे, लेकिन खुद पर जबर किए बैठी थी। सर ये वाला देखें। सेल्स गर्ल ने भी अब उकताए हुए लहजे में एक खूबसूरत व्हाइट सूट उसके आगे रखा तो रायका और शहरोज ने चौंक कर इस ड्रेस को देखा था। व्हाइट शॉर्ट शर्ट के साथ शरारा और उसके साथ लाल चुनरी इन दोनों को ही पसंद आई थी, जिस पर सेल्स गर्ल ने शुक्र का सांस लेते वो ड्रेस पैक किया था, जिसको लेते इन दोनों ने घर की राह ली थी, जबकि रायका ने घर जाकर रुशना को सुनाने का पक्का इरादा कर लिया था। एहतशाम साईं, आपने रायका को इजाजत दे दी, या फिर दुरुस्तगी करो अपने जुमले की, तो वो ये कि आपने शहरोज भाई की इजाजत दे दी कि वो रायका को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई से आपको कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं? आहत ने जब रुशना को शॉपिंग पर ले जाने की इजाजत एहतशाम से चाही, लेकिन उसने साफ मना किया था, जिस पर आहत ने जोहा को फोन करते उसे मनाने को कहा था, और पिछले आधे घंटे से जोहा ये काम बखूबी अंजाम दे रही थी। जाना उसे कुछ बात करनी थी यार, इसलिए मैंने इजाजत दी। अब आहत तो फजूल जिद पे ले बैठा है। हम सब अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुके हैं, रुशना की भी मुकम्मल है, तो मैं उसे क्या कहकर इजाजत देता, बजाय अपने भाई को समझाने के तुम मुझे मना रही हो। एहतशाम ने मोबाइल पर मैसेज टाइप करते मसरूफ अंदाज में जवाब दिया तो जोहा ने खुफगी से उसे घूरा।
ٹھیک ہے میں ہی غلط ہوں, آپ کریں اپنا کام. نروٹھے پن سے بولتی اس نے احتشام کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا, جس کو دیکھ کر احتشام نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا, جس پر وہ سیدھا اس کی گود میں آ گری تھی. احتشام سائیں میں نے موبائل مانگا تھا, اب بھائی کو جواب بھی تو دوں نا, وہ انتظار کر رہے ہوں گے. زوہا نے اس کی گرفت میں مچلتے دہائی دینے والے انداز میں کہا تو اس کے انداز پر احتشام کو ہنسی آئی تھی. اس کا اپنی گرفت سے آزاد کرتے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا, جسے لیتے اس نے آہت کے نمبر ٹیکسٹ چھوڑتے منہ پھلاتے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا, جسے تھام کر احتشام پھر سے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا. زوہا پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی کہ یکدم سر چکرانے پر ریلنگ کا سہارا لیا تھا. زوہا کیا ہوا, ٹھیک ہو آپ؟ رائکا جو ابھی اندر آئی تھی اس کو سر پر ہاتھ رکھتے پریشان سی, اس تک آتے اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا تھا. میں ٹھیک ہوں, بس چکر آ گیا تھا. آپ بتائیں, آپ لے آئی نکاح کا جوڑا؟ زوہا اس کی فکر مندی پر مسکراتے اس کا دھیان ہٹایا تو رائکا نے شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا, جبکہ اس کے پھولے منہ کو دیکھ زوہا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی. رائکا آپ کب آئی؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈریس ہے. روشنا نے ایک نظر رائکا کو دیکھنے کے بعد سوٹ کی طرف دیکھتے اس کو سراہا تھا جسے ابھی زوہا نے نکالا تھا. روشنا آپ کو اس ایک سوٹ کو لینے کے لیے ہمارا سارا دن برباد کر دیا ہو گیا. اللہ معاف کرے, اتنے کپڑے ریجیکٹ کر کے ان چودھری صاحب کو یہ سوٹ پسند آیا ہے, ورنہ مجھے تو اس سیلز گرل کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت رو دے گی. اور اتنا ہی نہیں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا منہ میں دہی جما کر بیٹھی ہو, انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, آگے پتہ نہیں کیا ہوگا میرا. رائکا ایک سانس میں بولتی انہیں اپنے دکھ سنا رہی تھی, جو آنکھیں پھیلائے اس کی باتیں سن رہے تھے. اس کے چپ ہونے پر ان دونوں نے ایک شکوہ خود کو دیکھتے کہکا لگا کر ہنسی تھی. رائکا ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ شہروز بھائی کا کیا ہوگا. روشنا نے اس کے گال کھینچتے کہا تو رائکا ناراضگی سے رخ پھیرا تھا. اچھا نا, سوری, مذاق کر رہے ہیں ہم. ویسے دیکھو بھائی نے کتنی محبت سے تمہارے لیے جوڑا پسند کیا ہے, اور ایک تم ہو جو ناراض ہو رہی ہو. زوہا نے تحمل سے کہا تو روشنا بھی اس کی بات سے متفق ہوئی تھی. اچھا, اور جو انہوں نے میری بے عزتی کی اس کا کیا؟ رائکا نے پھر سے پرانی بات یاد دلائی تو روشنا نے اس کے سر پر چپت رسید کی. بے وقوف لڑکی, وہ تمہاری خاموشی سے زچ ہو گئے ہوں گے, اس لیے کہہ دیا تم دل پر ہی لے کر بیٹھ گئی ہو. ویسے کیا باتیں ہوئیں؟ روشنا نے آخر میں شرارت سے پوچھا تو رائکا نے ان دونوں کو دیکھا تھا جو جواب کی منتظر تھیں. جیسا آپ دونوں سمجھ رہی ہو نا, ویسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہم الحمدللہ لڑتے ہوئے گئے تھے اور بے زبان بن کر واپس آ گئے. اب بتائیں کھانے میں کیا ہے, مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. رائکا مزے سے ان کو بتاتی خود ہی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی, جبکہ ان دونوں نے اس کے کارنامے سنتے صدمے سے اسے دیکھا تھا. سائم آپ چھوڑا ہے نا مجھے حویلی میں, یہاں بور ہو جاتی ہوں. کچھ بھی نہیں ہے یہاں, کل مہندی کا فنکشن ہے, وہاں پر سب کتنا مزہ کر رہی ہوں گی, اور آپ نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے. کاظمہ سائم کی منتیں کرتے بولی تھی, جو اسکرین پر چلتی فلم دیکھنے میں محو تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے ہنی وہاں جانے کی, آپ یہاں ہی رہیں اپنے شوہر کے پاس, وہاں تو وہ تینوں موجود ہیں نا, ایک دوسرے کے لیے آپ اپنے شوہر کے پاس رہیں جس کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے. سائم نے سہولت سے انکار کیا تو کاظمہ نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا تھا. کل بھی نہیں جاؤں گی, میں یہیں رہوں گی میں, کاظمہ نے جلتے کڑتے کہا تو سائم دلکشی سے مسکرایا تھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہنی, وہ وہاں اپنا فنکشن انجوائے کریں گے اور ہم دونوں یہاں انجوائے کریں گے. سائم نے بے باک نظروں سے اس کو گھورتے میں نے خیزی سے کہا تو کاظمہ سٹ پٹا کر کمرے سے نکلی تھی, جبکہ سائم رمیز کا میسج ملتے ہی اپنے والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا کمرے سے باہر نکلا تھا. سائم اب آپ خود گھر سے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اب جب مجھے نہیں جانے دے رہے اس کو باہر جاتے دیکھ کاظمہ تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی کہ سائم نے مسکراتے اپنے قدم روکے تھے. تم کمرے سے باہر آ گئی تھی نا, اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. اور ایک بہت ضروری کام سے اس کے ماتھے کو چوم کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا. 2 گھنٹے بعد احتشام اور سائم فارم ہاؤس میں پہنچتے تیزی سے ڈاک روم میں داخل ہوئے تھے, جہاں اسمند بلوچ اور حیات بیگ نڈھال کرسی پر بیٹھے تھے. وہ 3 دن میں ہی اتنے کمزور ہو گئے تھے. کیا احتشام بھائی, حیات بیگ کی حالت بہت خراب ہے, ان کو ہسپتال لے کر جانا پڑے گا, رمیز نے ہمدردی سے کہا تو احتشام نے کٹیلی نظروں سے اس کو دیکھا تھا. تمہیں اتنی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے رمیز, یہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں اور انہیں یہی سزا ملے گی, تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے جب تک اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں. احتشام انتہائی صفاقی سے بولا تھا. احتشام ایک دفعہ ہی مار دو, اسمند بلوچ نے کہا زدہ آواز میں, اٹک اٹک کر بولے تھے. 3 دن سے وہ انہیں الیکٹرک شاک دے رہے تھے, اناج کا ایک دانہ نہیں دیا تھا, جن پر ان کی آدھی ویسے ہی ختم ہو گئی تھی جان, صرف پانی دے رہے تھے جو شاید ان کو زندہ رکھنے کے لیے تھا. ہرگز نہیں, ابھی بھی وقت ہے, معافی مانگ لو, ہو سکتا ہے تمہاری آخرت آسان ہو جائے. احتشام درستگی سے بولتا باہر نکل گیا تھا. سائم بھی نفرت بھری نظریں ان کے وجود پر ڈالتے چلا گیا تھا. رمیز مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے, سائم نے اپنے ساتھ چلتے رمیز سے کہا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا.
साइम एक गहरा सांस खींचते खुद को पुरसुकून करते उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। रमीज, तुमसे जो बात कर रहा हूँ उसका फैसला करने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अमारा से निकाह कर लो। वो अकेली है, कोई भी नहीं है उसके पास, तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, इस तरह तुम दोनों की एक फैमिली मिल जाएगी। साइम की बात पर रमीज की तो खुशी से बातें खिल गई थी। वो तो खुद इससे ये बात करना चाहता था। बहुत सोचकर उसने यही फैसला किया था कि वो उसका महरम बनकर उसे तहफ़्फ़ुज़ देगा। क्यान, तुम सच कह रहे हो? रमीज ने मसरूर होते पूछा तो साइम ने हाँ में सर हिलाया था। रमीज, तुम्हारी खुशी देखकर लग रहा है कि तुम राजी हो अमारा से निकाह करने के लिए। एहतशाम ने उसकी मुस्कुराहट देखकर पूछा तो रमीज ने खुशी से हाँ में सर हिलाया था। तो फिर क्या मुझसे निकाह करके मुझे हमेशा वैसा ही तहफ़्फ़ुज़ दोगे जैसे उस रोज दिया था? अमारा की आवाज़ सुनकर रमीज झटके से पीछे मुड़ा था, जहां वो उसकी शॉल को अपने गिर्द लपेटे खड़ी थी। दूसरा झटका उसे शलवार कमीज में देखकर लगा था। रमीज को रश्क आया था अपनी किस्मत पर कि कोई उससे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है कि उसकी खातिर खुद को बदल दे। भाई, निकाह कर ले, बाकी सारी जिंदगी देखते रहना, इसे कहीं ऐसा ना हो इसका इरादा बदल जाए। उसकी महवियत नोट करते अली ने उसकी कान में सरगोशी की तो रमीज होश में आया था। एहतशाम के इशारे पर निकाह शुरू हुआ तो अमारा की आंखों में पानी भरा था। निकाह नामे पर साइन करते उसके हाथ कांपे थे। अपनी माँ और बाप की याद शिद्दत से आई थी, लेकिन वो इन रिश्तों से महरूम थी। उसके पास सिर्फ एक ही रिश्ता था जो इसका महरम था और जिसकी संगत पाते वो खुश थी। निकाह होते ही सब रमीज से मिलते चले गए थे। अलबत्ता अली फार्म हाउस में ही था, वो अपने कमरे में चला गया था। सबके जाते रमीज ने अमारा को देखा था, जो रेड कलर की शॉर्ट फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पाजामा पहनते, लाल ही दुपट्टा सर पर टिकाए, होंठों को प्योर रेड लिपस्टिक से रंगते। सादगी में भी उसका दिल धड़का गई थी। रमीज ने खींचकर उसे अपने करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्स उसके माथे पे छोड़ा था कि अमारा ने उसके लम्स पर सुकून से आंखें बंद करते उसके लम्स से सुकून महसूस किया था। मेरी तन्हा जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया अमारा। उसके कान में सरगोशी करते उसकी कान की लो को लबों से काटा था कि अमारा ने उसकी शर्ट के कॉलर को सख्ती से मुट्ठियों में दबोचा था। रमीज उसके लबों को अपने चेहरे के नक्श पर महसूस करते अमारा हल्की आवाज में मिनमिनाई थी, जिस पर रमीज ने उसको बाहों में उठाते अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए थे कि अमारा गिरने से डरकर उसकी गर्दन में बाजू हमाइल करते उसके सीने पर सर रख गई थी। रमीज ने कमरे में कदम रखा तो गुलाब की खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया था, जिस पर उसके लब मुस्कुराए थे। मतलब उनका इरादा पहले से ही था, तभी अली उसे कमरे में आने नहीं दे रहा था। वो मुस्कुराते अमारा को बेड पर लेटाते, अपनी शर्ट उतारता, उसकी गर्दन पर झुकता, अपने लबों से मुअत्तर करने लगा था, जबकि उसकी कुर्बत पर अमारा जैसी बोल्ड सी लड़की भी घबराकर हाथ बढ़ाते लैंप ऑफ कर गई थी।